जय हिंद दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपकी राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम है उसको लेकर आपकी जो तैयारियां हैं वो काफी जोर शोर से हो रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं हमारी जो राजस्थान पुलिस से संबंधित जितने भी टॉपिक और अभी जो करंट के अंदर महिला और बाल अपराध से संबंधित जो सीरीज चल रही है ये आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रही होगी। तो मैं एक मोटा मोटी बता दूं कि हमने अभी तक महिला और बाल अपराध से संबंधित हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो इसमें सबसे पहले हमने इंट्रो की क्लास ली थी और जो भी स्टूडेंट या अभ्यर्थी या विद्यार्थी जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अभी अभी हमारे साथ में अगर जुड़े हैं तो मैं उनसे एक बार निवेदन करूंगा कि वो पीछे की क्लासें जरूर देखें, क्योंकि आप अगर यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो आपको ये क्लासें हो सकता है समझ में ना आए और आप अपने आप को थोड़ा हेजिटेट महसूस करें। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा या ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये जो सीरीज है इसको आप कंटिन्यू शुरू से लें और अगर शुरू से आप इस सीरीज को करेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको समझ में आएगा और यहाँ से जितने भी आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके गलत होने की संभावनाएं हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी और आपका 100% यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उसका स्कोर आपका अच्छा रहेगा। मैं इसकी उम्मीद कर सकता हूँ। तो हमने अभी तक जो धाराएं हैं महिला और बाल अपराध से संबंधित, जिसके अंदर महिलाओं के अपराध से संबंधित जितने भी धाराएं वो हम पहले ले रहे हैं, जिसके अंदर हमने 354, 376, 509 ये धाराएं हमने की थी। इसके बाद में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ये किया था और ये जो हमारी कल की क्लास के अंदर कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर हमने 3 उसकी धाराएं की भी चर्चा की थी, उसकी जानकारी ली थी, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी है। क्योंकि आपको ये क्लासें थोड़ी सी हो सकता है बोरिंग लगे या आपको लेंथी लग रही होगी, लेकिन मैं यहाँ से जो करवा रहा हूँ अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपके क्वेश्चन आए तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और नहीं गलत होने की संभावनाएं रहेगी। तो आप क्लास के लास्ट तक बने रहें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी और ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बताएं किस हिसाब से आपका और कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हम आज की जो क्लास है हमारी महिला और बाल अपराध से संबंधित, इसी क्रम के अंदर हम आज पढ़ने जाएंगे दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और इसको आप लोगों को अभी देखने का मैं टाइम दूंगा। मैं पहले एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा। जो ये दहेज निषेध अधिनियम 1961 और इसके अंदर 2 बार बाद में संशोधन हुए हैं, एक 1984 और एक 1986 के अंदर। तो इन जो संशोधन हुए थे, इन संशोधनों के अंतर्गत इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, उन बदलाव की भी हम चर्चा करेंगे। और आज की जो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर और जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 और संशोधित 1986 इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो इसके अंदर मैं आप लोगों को आज ही बता देता हूं कि हम इसके अंदर कौन कौन सी धाराओं की चर्चा करेंगे जो हमारा दहेज निषेध अधिनियम से संबंधित है और महिला बाल अपराध से भी संबंधित है, जिसका एग्जाम के अंदर हमारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे 498A, 304B, धारा 2, धारा 3 और 4 और 4A, इसके बाद में 6, 6A और 8A और 8B। इन धाराओं की चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में भी आएगी और आपका यहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर जो दहेज प्रथा जो शुरू से चली आ रही है और अभी तक इसका संपूर्ण रूप से निवारण नहीं हो पाया है, क्योंकि हो सकता है कुछ सामाजिक कुरीतियां, कुछ रूढ़िवादिताएं या कुछ जागरूकता की कमी, हम इन सभी पहलुओं से इसको देख सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे समाज का उत्थान हुआ है, लेकिन ये एक जो समस्या है इसका निवारण अभी तक नहीं हो पाया और इसके कारण से मैंने आप लोगों को बताया था घरेलू हिंसा से हर घंटे एक महिला की भारत के अंदर मृत्यु होती है और ये हमारे लिए एक बहुत ही सोचनीय प्रश्न है और सोचने की बात है, क्योंकि एक महिला या एक स्त्री जिसको समाज के अंदर बिना दहेज के जीने का इतना सा भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ में अच्छी तरह से गुजार सके, उसको बिना किसी परेशानी के,
तो मैं आप सभी से, और जो भी मेरी क्लासें देख रहे हैं, क्लास बाद की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने परिवार, अपने संबंधी या अपने जितने भी रिश्तेदार, रिलेटिव जो हैं, वहां पे अगर इस प्रकार की किसी भी घटना या ऐसा कोई भी डोरी से संबंधित अगर प्रकरण आ रहा है तो आप वहां पे उनको जागरूक करें और इस जो दहेज का जो प्रचलन है इसको कम करें और खत्म करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारी स्त्रियां, महिलाएं या बेटियां जो भी है वो अपनी जिंदगी खुशी से या स्वतंत्र या बिना किसी दबाव के जी सकें और उनको भी अपनी जीने की जो चाहत है उसको वो भी पूरी कर सकें। तो इसके साथ में हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, और इस क्लास के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं धारा 2। इसके बाद में जो 3 मैंने बताई थी आपको, 498A, 304B और 406, इनकी चर्चा हम इसके बाद में करेंगे। और अभी हम शुरू करते हैं धारा 2 का, जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 संशोधन, इसके अंदर 1986 हुआ था, तो ये दोनों नाम से ही पुकारा जाता है, आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने व दहेज देने या इस लेन देन में सहयोग करना दोनों अपराध है। जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 संशोधन 1986, इसके अंतर्गत जो धारा 2 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि इस धारा के अंतर्गत या इस संशोधन अधिनियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है या दहेज देता है, आप ये मत सोचना कि दहेज देने वाला ही लेने वाला ही अपराधी है। इस धारा के अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया है कि जो लेने वाला जो अपराध है उतना ही अपराधी दहेज को देने वाला भी है। तो आप लोगों को ये बात नोट करने योग्य है, दहेज लेने और दहेज देने या इस लेन देन के अंदर सहयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति अपराधी है इस धारा के तहत। नेक्स्ट है हमारे धारा 3 और 4, जो दहेज लेने या देने या इसके अंदर सहयोग करने वाले अपराधियों के ऊपर किस प्रकार से जुर्माना या उसके ऊपर किस प्रकार से कारावास की जो सजाएं आरोपित की गई है उनका जिक्र है जो इसके अंदर किया गया है। तो धारा 3 और 4 का मैं कमांड ही आप लोगों को करवा रहा हूं। दहेज लेने या दहेज देने या इस लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया है। आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे जो धारा 3 और 4 है ये यहाँ पे सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है दहेज निषेध अधिनियम के तहत। तो यहाँ पे अगर कोई भी दहेज लेता है या देता है या उस लेन देन के अंदर जो भी सहयोग करता है और वो अगर आरोपी पाया जाता है, वो अपराधी घोषित होता है, तो उसको 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया जाएगा। दहेज लेने, नेक्स्ट है दहेज लेने या देने या इसके लिए उकसाने पर या तो 6 महीने का अधिकतम कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर दहेज लेने या दहेज देने या इस लेन देन करने के लिए उकसाने, अगर कोई भी व्यक्ति इसको उकसाता है या इसको मोटिवेट करता है दहेज लेने के लिए और देने के लिए, दोनों भी प्रकार के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति मोटिवेट करता है, उकसाता है, तो वो भी इस अधिनियम के तहत अपराधी है और उसको कम से कम 6 महीने और अधिकतम 6 महीने का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों आरोपित किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है वधू के माता पिता या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर भी यही सजा दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति है जो वधू या स्त्री या महिला, उसके माता पिता या उसके अभिभावक या संरक्षक उनसे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अगर दहेज की मांग करता है तो वो भी समान रूप से अपराधी होगा और उसको भी समान रूप से सजा का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। लेकिन जब 1986 के अंतर्गत इसके अंदर संशोधन हुआ था तो उस समय इसकी जो सजा है, इस सजा के अंदर कुछ बदलाव किए गए थे जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो अभी आपको अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको पूछा जाए कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा 3 और 4 और 2 के अंदर क्या प्रावधान किए गए थे, तो जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है इनमें से अगर ऑप्शन में कुछ हो तो यहाँ से अपना राइट आंसर होगा।
और अगर यहाँ पे आपको दे दे कि संशोधन अधिनियम 1986 के तहत इसके अंदर कौन से प्रावधान किए गए, तो उसके अंदर अगर हमारा क्वेश्चन होगा तो यहाँ से राइट होगा। हाल के अंदर या अभी वर्तमान के अंदर जो इसके अंदर सजा का प्रावधान किया गया है वो ये है कि संशोधन अधिनियम द्वारा सजाओं को बढ़ाकर न्यूनतम 6 महीने व अधिकतम 10 वर्ष की कैद का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो होगा 6 महीने से 10 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और ये जो 5,000 रुपए की जो राशि है इसको यहाँ पे अधिकतम 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ये जो इस संशोधन अधिनियम के तहत इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा दूं। धारा 3 और 4 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था, अगर इस दहेज निषेध या इस दहेज प्रकरण के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है, देता है या लेन देन करने के अंदर सहयोग करता है तो उसको 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा। नेक्स्ट, दहेज लेने या देने या उकसाने पर भी न्यूनतम या अधिकतम 6 महीने का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया था। और यहाँ पे अभिभावकों से या माता पिता से अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर दहेज की मांग की जाती है तो वो भी समान रूप से अपराधी होंगे और समान रूप से उसको भी सजा का प्रावधान किया गया है। परंतु इस संशोधन अधिनियम के द्वारा यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किया गया, जो ये था कि यहाँ पे ये जो लेन देन के अंतर्गत 6 महीने जो अधिकतम यहाँ कारावास का प्रावधान किया गया था, इसको 6 महीने से 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक तो ये अमेंडमेंट किया गया था। दूसरा ये किया गया था कि यहाँ पे जो 5,000 रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है इसको 10,000 रुपए तक जुर्माना बढ़ाया या 10,000 रुपए तक इसको कर दिया गया। इसके अंदर कोर्ट ने, न्यायालय ने एक रिलैक्सेशन जरूर दिया है यहाँ पे कि उसको सजा को न्यूनतम किया जाए। तो न्यूनतम किया जाने के लिए उसके समक्ष ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे या उस कुछ कारण स्पष्ट करने होंगे न्यायालय के समक्ष। तो उन्हीं स्थितियों के अंदर या उन विशेष परिस्थितियों के अंदर ही इस सजा को जो प्रावधान किया गया है ये कम कर सकता है न्यायालय। और यहाँ पे जो सजा, ये जो दहेज प्रकरण है ये 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है। यहाँ पे जो हम आगे की जो धाराएं हमारी उनके अंतर्गत भी पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं जो भी बचा हुआ हमारा पार्ट है वो आगे की क्लास के अंदर हम करेंगे। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा था दहेज निषेध अधिनियम 1961 और संशोधन अधिनियम 1986 की धारा 2, 3 और 4 और इसके अंदर किया गया अमेंडमेंट, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और अभी है हमारे, हम जैसे दहेज का प्रकरण जो भी हुआ है उसका निर्धारण या उसकी परिभाषा क्या है। तो दहेज 3 रूप के अंदर आता है। एक, विवाह पूर्व, अगर विवाह के पूर्व अगर किसी भी स्त्री या महिला से या उसके माता पिता या अभिभावकों से अगर किसी भी प्रकार का दहेज की मांग अगर की गई है तो वो भी एक दहेज निषेध अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई होगी। नेक्स्ट है विवाह के समय, जब विवाह होने जा रहा है और उस समय अगर किसी भी प्रकार के दहेज की अगर मांग की गई है तो वो दहेज विवाह के समय लिया जाता है और वो भी मतलब दहेज निषेध अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई होगी। और तीसरा है विवाह उपरांत, जब विवाह हो जाता है और विवाह होने के अगर 7 वर्ष के अंतर्गत अगर किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति या उसके पति या परिवार वालों के द्वारा अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है दहेज को लेकर तो वो भी एक दहेज निषेध अधिनियम के तहत आता है और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये 3 थे जो दहेज प्रकरण के रूप थे, इनको भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और नेक्स्ट है हमारी जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A। 4A क्या प्रावधान करती है? व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई भी प्रस्ताव दहेज की श्रेणी में आता है। जो धारा 4A है वो ये प्रावधान करती है कि दहेज की परिभाषा को, यानी कि दहेज के अंदर किस किस चीज को या किन किन प्रावधानों को या किन किन परिस्थितियों के माध्यम में या किन परिस्थितियों के अंतर्गत अगर कुछ उससे मांगा गया है तो वो धारा 4A के अंतर्गत उसको परिभाषित किया है। व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकाशन या एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा पुत्र या पुत्री की शादी के एवज में अगर
किसी भी प्रकार का व्यवसाय, अगर वो बोले कि मुझे किसी भी प्रकार का उद्योग या व्यवसाय करवाइए या व्यवसाय करने के लिए कुछ डिमांड करे, या संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति, अचल या चल दोनों प्रकार की कोई भी संपत्ति या उस संपत्ति का हिस्सा, अगर इन किसी भी प्रकार का अगर वो प्रस्ताव दहेज की के लिए अगर प्रस्तावित करें तो वो दहेज की इसकी श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अंदर जो सजा का प्रावधान किया गया है वो कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष, और इसके अंदर 15,000 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है अगर इस श्रेणी के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति दहेज की मांग करता है, और वो धारा 4(1) के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा धारा 6, यदि दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है। यहाँ पे बात यह है कि दहेज अगर किसी ने मांगा है या लिया है, और अगर किसी भी स्त्री या महिला के परिवार, माता पिता या अभिभावकों ने अगर दहेज दिया है और वो अगर उनकी सहमति से दिया गया है, और वो दहेज अगर उस महिला या स्त्री के द्वारा अंतरण न करके अगर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अंतरित अगर किया जाता है, तो इस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति द्वारा शादी के 3 माह के अंतर्गत उस स्त्री या महिला या विवाहिता को अंतरित करना पड़ेगा उसको। और अगर महिला स्त्री जो विवाहिता है वो अगर नाबालिग है तो उसके बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर जो दहेज है उसका अंतरण उस विवाहिता को करना पड़ेगा। और अगर जो विवाहिता स्त्री या महिला है उसका अगर निधन हो जाता है या उसका निधन हो गया हो तो जो दहेज का अंतरण है वो उसकी संतान को किया जाएगा। और अगर संतान उसके नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस महिला या विवाहिता का जो संरक्षक या अभिभावक होगा उसको इस दहेज का अंतरण किया जाएगा। ये प्रावधान करता है धारा 6। इसमें यही लिखा है 3 माह के भीतर वे नाबालिग होने की स्थिति के अंदर बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा। महिला की मृत्यु हो गई हो तो संतान को या नहीं होने पर अभिभावक को दहेज का अंतरण किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की इस दहेज निषेध अधिनियम 1961 और संशोधन 1986 की जो धाराएं 2, 3, 4 और 4A और धारा 6 ये हमने कंप्लीट चर्चा कर ली। अगर यहाँ से किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ या श्योर हो सकता हूँ कि आपका गलत नहीं होगा। अब इसके अलावा इसमें जो बची हुई जो धाराएं हैं वो होगी हमारी 6A, उसके बाद में 6, 8A और 8B। इसके बाद में हम जो अभी 3 जो मैंने बताई थी आपको 498A और उसके बाद में 304B और 406। तो ये जो 3 धाराएं और हैं इनका भी जिक्र हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। उसके बाद में हमारा दहेज निषेध अधिनियम है ये पूरा हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ या आपसे ये श्योर हो सकता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा और आपका ये जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के अंदर ये काफी मददगार सिद्ध होगी। इसी के साथ और इसी आशा के साथ कि आप हमारी क्लासों को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर करें, उनको भेजें, उन तक भी पहुंचाएं। इसी आशा के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।